ओके, अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखो हमारा इसमें जो है केवल एक डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक फोर्स ऑसिलेशन रह गया है, एक उसको कर लेते हैं पहले। फिर जो है इसमें और क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, एसएचएम तो आप करते रहो, देयर इज नो लिमिट। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे इसके, ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट तो सर नहीं। यस सर, जो हमने लास्ट में ये वाला इक्विलिब्रियम वाला थर्मोडायनेमिक वाला क्वेश्चन किया था, इसको एनर्जी से कैसे करेंगे? एनर्जी से कैसे करेंगे? इसमें प्रेशर एनर्जी लेनी पड़ेगी आपको एक। इंटरनल एनर्जी। चलो इसको भी ट्राई करते हैं, एनर्जी मेथड भी करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है, उससे ट्राई करते हैं। यस सर। मेरे में गामा मिसिंग था, गामा नहीं आ रहा था और सब आ गया था। गामा नहीं आ रहा था आप में? यस सर। ओके, गामा नहीं आ रहा था। आपने इसमें जो एनर्जी ली होगी, पिस्टन की एनर्जी हमने ली थी, ये हमारा किसकी फॉर्म में? पिस्टन मास था ना? नहीं, पिस्टन का मास, पिस्टन का मास था m। मास तो था। पहले कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी और मीन पोजीशन पे उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इंटरनल एनर्जी कुछ घट गई होगी। तो फर्स्ट लॉ से कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू तो जीरो है यहाँ पे, और एडियाबैटिक के लिए वर्क होता है डेल्टा पी वी अपॉन गामा माइनस वन। डेल्टा पी वी हो जाएगा पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। अच्छा, और पी वी गामा कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी नॉट बाय वी नॉट। ओके, इतना तो आ गया था, पर फिर अगर इसको पुट करेंगे तो गामा कैंसिल हो जा रहा है उसमें। अच्छा, चलो मैं, और एम्पलीट्यूड भी नहीं हो रहा कैंसिल, तो वो समझ इसके आगे नहीं आया। ठीक है, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर ट्राई करूँगा कि इसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन करा दूँ इसका भी, ठीक है। तब तक हम लोग बाकी चीज़ें कर लेते हैं और एनर्जी मेथड भी देख लेते हैं आज क्या होता है, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, और फिर बाकी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं एनर्जी मेथड से कर लेते हैं, जो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं अपना डैम्प्ड वाला, ये तो हमारा फिर कोर्स का टेंशन खत्म। फिर तो क्वेश्चन करते रहो अपने जो कितने करने हैं, तो इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। छोटा टॉपिक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, और न्यूमेरिकल भी इसके कोई खास आते नहीं है, तो थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं पहले, है ना। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं एक बार, फिर करते हैं कंटिन्यू। देखो, ठीक है, फिर आपका ये वाला भी करते हैं, और जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो भी करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम एनर्जी मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आईआईटी का भी क्वेश्चन है, उसमें रोलिंग हो रही है, तो वो देखते हैं कैसे करना था, तो वो सब ट्राई करते हैं आज। चलिए पहले हम अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ लेते हैं क्या होते हैं। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन थे, यानी कि जो आपका एम्पलीट्यूड था पेंडुलम का वो कांस्टेंट था, एनर्जी उसकी लॉस नहीं हो रही थी। लेकिन अगर एनर्जी लॉस हो तो उस केस में वो जो मोशन होगा वो डैम्प्ड मोशन होगा, जो पेंडुलम है वो स्विंग करेगा, लेकिन स्विंग करते करते धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और होते 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 फाइनली रुक जाएगा। उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड एसएचएम, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो अनडैम्प्ड एसएचएम पढ़ा था। अनडैम्प्ड एसएचएम में हमारा जो एम्पलीट्यूड था एक्स जो था वो टाइम के साथ कांस्टेंट था, टाइम के साथ वो कांस्टेंट था, मतलब ऐसे कांस्टेंट इन द सेंस में कि मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, आपका एक्स तो चेंज होगा, लेकिन आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है। लेकिन डैम्प्ड में क्या होता है कि डैम्प्ड में ये एम्पलीट्यूड आपका घटता जाता है। अगर मैं डैम्प्ड की बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ घटता जाए, तो इसको हम बोलेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा क्यों होता है यूजुअली? क्योंकि हमारे जो फोर्स हैं कई सारे इसमें एनर्जी डेसिपेटिंग फोर्स होते हैं यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी जो हमने पढ़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े हुए सारे प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स होती है, जैसे हमारी एयर होती है, लिक्विड हो सकता है कोई, या कोई फ्रिक्शन हो सकता है, तो वो हमारे एनर्जी को लॉस कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी लॉस होगी तो हमारा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा धीरे धीरे, और वो मोशन जो है धीरे धीरे डैम्प हो जाएगा। तो अनडैम्प्ड, अगर हम डैम्प्ड मोशन की बात करें, अनडैम्प्ड तो पढ़ चुके हैं,
इसमें क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है टाइम के साथ डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज विद टाइम, ठीक है। अब जो है इसमें अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें इसकी, तो इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होती है। तो इसमें क्या होगा, कोई डैम्प्ड फोर्स भी काम करने लगेगा। जब अनडैम्प्ड होता है तो इक्वेशन होती है। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि आपका जो के एक्स है टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, ठीक है। तो मान लो कोई मान लो पेंडुलम ही है सपोज, और ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका जो ये के एक्स फोर्स है जो आप निकालते हो टॉर्क के थ्रू में, वो ऐसा कुछ काम करता है, टुवर्ड द मीन पोजीशन काम करता है, इसको वापस लेके आता है। अब मान लो इसमें एयर भी काम करने लग जाए, तो एयर भी काम करेगी इसमें। उसके अलावा एयर जो होगी हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगी, है ना। जो एयर का फ्रिक्शन लगेगा या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो इस केस में एक और फोर्स आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे एनर्जी डेसिपेटिंग फोर्स होगा, डैम्पिंग फोर्स होगा, पीवी। ये जो फोर्स है हमारा, ये हमारे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स है हमारा, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। काइंड ऑफ विस्कस फोर्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है, तो इसको हम डैम्पिंग फोर्स बोल सकते हैं। कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बीवी इज अ डैम्पिंग फोर्स, जो कि वी की प्रोपोर्शन है, और इसमें बी जो है इट इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो इससे क्या आएगा, अगर हम इसको इक्वेशन बनाए, इसको इधर ले आए, एफ इक्वल टू सॉरी एफ प्लस के एक्स प्लस बी वी, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी, इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट एम इंटू ए होता है हमारा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, प्लस बी वी लिख सकता हूँ पी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ द एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है 11th-12th में, ये जो है हायर क्लास में पढ़ा जाता है हमारा। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, इनका जो सॉल्यूशन अगर बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, बी टी की बाय 2m और cos ओमेगा डैश टी प्लस 5। यहाँ पे एक्स नोट क्या है हमारा, एक्स नोट जो है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली एम्पलीट्यूड का इनिशियल एक्स नोट था, टी इक्वल टू जीरो पे अगर आप जीरो पुट करोगे तो एम्पलीट्यूड आपका एक्स नोट आ जाएगा। और ये चीज़ हमारा एम्पलीट्यूड होती है, क्योंकि तो टी इक्वल टू जीरो पे हमारा एम्पलीट्यूड एक्स नॉट आ जाएगा। और अगर आप इसे टी पे लोगे तो पूरा एम्पलीट्यूड आएगा ये वाला हमारा। तो दिस इज अवर एम्पलीट्यूड एक्चुअली, दिस होल थिंग इज एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी। दिस इज द एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी। अब यहाँ पे आपको बी पता है क्या है, एम पता है, एक्स नॉट पता है, ओमेगा डैश क्या है यहाँ पे, ओमेगा डैश जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, डैम्पिंग आपका ऑसिलेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी रूट के बाय एम होती है, लेकिन इस केस में जो है फ्रीक्वेंसी हमारी रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m का स्क्वायर, या बी बाय 2m का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये जो बी बाय 2m का फैक्टर आया है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। दिस इज योर ओमेगा डैश, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन दिस केस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन दिस केस। तो इस केस में जो इक्वेशन हमारी बनती है वो ये बनती है, दिस इज द इक्वेशन फॉर आवर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब इसमें जो है डैम्पिंग आपकी जो है, बी बाय 2m का जो फैक्टर है वो डैम्पिंग के कारण आया है, और ये जो फैक्टर है नेचुरल ऑसिलेशन है, के बाय एम जो है। तो अगर मान लो हमारी डैम्पिंग बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में हमारा जो ये आएगा, डैम्पिंग अगर काफ़ी स्मॉल हो तो हम इसको ओमेगा डैश को एक्चुअली के बाय एम लिख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है हमारा, इसके रिस्पेक्ट में तो हम नेगलेक्ट कर दें से, के बाय एम के रिस्पेक्ट में बी बाय 2m को, तो ये फैक्टर हमारा के बाय एम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगी इक्वेशन,
दिस implies that b square by 4m by square is very less as compared to kx, या k by m, sorry, not kx, k by m. So this implies that p square k by m minus p square by 4m square is approximately equal to k by m, and this implies that x equal to x naught e की पावर माइनस, इस तरह की क्वेश्चन हो सकती है, x इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस, यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है ये ओमेगा आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एनर्जी की बात करूँ, जो एनर्जी मेरी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वो मेरी एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू ई की पावर बी टी का होल स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस बी टी बाई एम इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कुछ E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। तो हमारी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ घटती जाएगी। एनर्जी एम्पलीट्यूड मेरा टाइम के साथ घटता जाएगा, और ये कैसे घटेगा, ऐसे घटेगा माइनस बी की पावर टी एम, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ जैसा बनता है, इट विल गो लाइक दिस, दिस इज माई डिक्रीज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एम्पलीट्यूड आपका मान लो टी टाइम में कुछ हो गया, एक्स बाय समथिंग हो गया, तो 2t टाइम में कितना हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ जो आ रहा है e की पावर टी इंटू टी आ रहा है, तो इससे हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारा जो ये चीज़ वेरी करेगी एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी, तो अगर वो बोलेगा टाइम हमारा 2t लोगे तो मान लो एम्पलीट्यूड आपका ए से घट के, उसने बोला कि मान लो ए हो गया ए नॉट से घट के इन टी टाइम, तो 2t टाइम में कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि भाई ए हमारा जो होगा वो कितना होगा, ए नॉट ई की पावर माइनस बी वाई हमारा बी टी वाई हमारा टी टाइम में है, और हम लिख सकते हैं मान लो एम्पलीट्यूड हमारा इसमें हो गया ए डैश, तो ए डैश जो होगा वो होगा ए नॉट, सॉरी ए नॉट ई की पावर माइनस बी 2t बाई एम, तो इट कैन बी रिटन एज ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो इसे, तो यहाँ पे ई की पावर बी टी बाई एम जो है हमारा वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है हमारा ए नॉट ई की पावर बी टी बाई एम जो है हमारा वो होगा, इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया होगा कितना सेकंड है, यहाँ पे कितना है एम्पलीट्यूड, मान लो ये ए वन मान लेता हूँ, इसे ए टू मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये ए टू है मान लो, तो यहाँ पे जो आएगा मेरा ए टू इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये आया। इसको वैल्यू अगर पुट करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगी मेरी ई की पावर बी टी बाई 2m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, वो आएगी ए बाई ए नॉट, ए वन बाई ए नॉट, तो आई कैन राइट ए वन बाई ए नॉट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर बाई ए नॉट। ऐसे करके मैंने क्वेश्चन में कर सकता हूँ। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने ऐसा करके हम जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें जब हम सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे अभी। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस कि एम्पलीट्यूड आपका इतना टाइम में इतना होगा तो इतना टाइम, डबल टाइम में कितना हो जाएगा, ट्रिपल टाइम में कितना हो जाएगा, वो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इसको फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, अब जो है ये तो बात हुई डैम्प्ड ऑसिलेशन की, और हमने डैम्प में स्पेशल केस एक देखा कि अगर डैम्पिंग बहुत स्मॉल होती है तो क्या होता है। उसके अलावा एक हमारे फोर्स ऑसिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है,
अभी जो आप ऑसिलेशन कर रहे थे वो फ्री ऑसिलेशन थे, मैंने आपने उसको छोड़ दिया पेंडुलम को एक बार, और वो फिर ऑसिलेट कर रहा था अपने आप अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। फोर्स ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होते हैं जिसमें कि आप बाहर से कोई फोर्स कंटिन्यूसली उस पर और लगाते रहो, आप कोई एक्सटर्नल कोई पीरियोडिक फोर्स इस पे लगाते रहो। अभी तो आप कांस्टेंट फोर्स mg लगा हुआ था केवल, अगर आप इस पे कोई कंटिन्यूसली पीरियोडिक फोर्स लगाते रहो तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो फोर्स ऑसिलेशन अगर आप इक्वेशन बनाओगे फोर्स ऑसिलेशन की, मान लो उसमें फोर्स आपने लगाया, ये होता क्या है पहले तो कि बॉडी इसमें जो है when body oscillate with the help of an external periodic force, external periodic force with a frequency we can say different from the natural frequency। सेम भी हो सकती है, लेकिन सेम होगी तो फिर ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, अभी देखेंगे हम लोग। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस विद अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। इसमें जो फोर्स लगता है कोई भी, वो फोर्स पीरियोडिक होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ नॉट कॉस ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी या 2 पाई म्यू टी। इस टाइप का फोर्स आप लगाते हो तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन जो होगी, इसमें हम डैम्पिंग भी कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन ऐसे कुछ बन जाएगी, जो हमने डैम्पिंग की इक्वेशन अभी यूज की थी वो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ तक तो। उसके अलावा यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा एफ नॉट कॉस 2 पाई म्यू टी, तो ये फोर्स हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसके कारण यहाँ पे आपका मोशन हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा इस केस में, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है अभी। इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो एम्पलीट्यूड आता है आपका इतना, एम्पलीट्यूड हमारा जो आता है वो आता है इतना, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसका भी स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस में सॉरी प्लस में आएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का वैल्यू आएगी। ठीक है सर इसमें तो ऑयलर फंक्शन लेते हैं ना, पर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो उसका जो इंटीग्रेट बोल रहे हो आप, इंटीग्रेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जाता है। नहीं सर, फंक्शन लेंगे टाइम का, एफ इज इक्वल टू ई की पावर आई ओमेगा टी, आई अंडर रूट -1, रुको, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। एफ इक्वल टू ई की पावर, एफ इज इक्वल टू, नहीं सर, एफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एफ इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी। ओके, ये बोलना चाह रहे हो। यस सर, और एक्स ले लेंगे फंक्शन ऑफ टाइम, ए इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये सरफेस में इमेजिनरी पार्ट आता है, उस वहां से ऑयलर फंक्शन से जो ऑयलर इक्वेशन होती है ई की पावर आई थीटा। कंपेयर करोगे इसको दोनों को आप, ये यस सर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से। इमेजिनरी पार्ट कर सकते हो, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन भी होता है ना कुछ। यस सर, वो आता है एफ बाई एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा स्क्वायर। वो तो हाँ, वो तो हुआ नहीं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, जनरल आता है, वैसे पर्टिकुलर निकालना पड़ता है हमें, इसका पहले जनरल सॉल्यूशन आता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जब लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं ना, डी स्क्वायर समथिंग करके, ऐसे इक्वेशन आपकी क्या है, एम डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस के एक्स,
इसका जो सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे आएगा ये चीज जो आप बोल रहे हो आइलर वाला, क्योंकि डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं आप किया आएगा। नहीं सर, अगर हमने इसको ऐसा मान लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब इमेजिनरी पार्ट भी माना है इसका, तो ये पक्का ऑसिलेटरी मोशन ही हो जाएगा। तो फिर अगर अगर x ले लिया हमने e की पावर i ओमेगा t प्लस फाइव, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt आ जाएगा i ओमेगा a की पावर a इंटू ई की पावर i ओमेगा t प्लस फाइव। इसको मतलब एक मिनट, x को क्या लिया आपने? x, क्योंकि यहाँ पे x भी हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है, तो x को ले लिया a इंटू ई रेज टू पावर i इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dx, यस सर, dx बाई dt आ जाएगा i ओमेगा a इंटू ई की पावर i ओमेगा t प्लस फाइव। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो टेन मतलब वहाँ पे ग्रेडियंट वही आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं i ओमेगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इसको एक डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, आप बोल रहे हो कि इसको हम x लिख दें दोबारा, तो यानी a इंटू इसको i लिख दें, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना चाह रहे हो उसके बाद? डबल डिफरेंशिएट, तो a आ गया। यस सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इन x, और यहाँ पे x फंक्शन ऑफ टाइम है, x हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, तो x का डिफरेंशिएशन जो आएगा दोबारा ये आ जाएगा हमारा। यस सर, i नहीं आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर माइनस वन होता है। i ओमेगा x आएगा इसका डिफरेंशिएशन में। यस सर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप कह रहे हो माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वो, और इंटू एक्स ये आ जाएगा। ये बोल रहे हो आप? हाँ यस सर। किया है, लेकिन ठीक है, इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हो आप? सर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही होंगी तो वहाँ पे हम dx बाई dt और d2x बाई dt स्क्वायर की हम वैल्यू डाल सकते हैं, और वहां से आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, अगर थोड़ी हम कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा करेंगे तो। हाँ, आपने उसको देखा है कि एक्चुअली इसी को उसका जो सॉल्यूशन आते हैं ना इस टाइप की इक्वेशन के, वो इस टाइप के आते हैं, लेकिन वो e की पावर i ओमेगा t या ऐसे कुछ आते हैं, e की पावर i ओमेगा t प्लस e की पावर माइनस i ओमेगा t, ऐसे करके सॉल्यूशन होते हैं इसके। यस सर, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में है ना, तो मैंने ऐसे कर लिया इसको। हाँ, लेकिन आपके 12th में भी नहीं है, ये जो आप बता रहे हो ना, ये आपके हायर क्लास में आती है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो हमारी सॉल्व नहीं होती है ऐसे, कुछ कुछ तो हो जाती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये वाली आपकी है सिलेबस में। चलो एनीवे जो भी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन ये बना। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ये 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर है ये, क्योंकि ओमेगा हमारा जो होता है 2 पाई एफ होता है ना, तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये ओमेगा की वैल्यू है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बन सकता है या ओमेगा स्क्वायर बन सकता है, ये वाला फंक्शन ओमेगा स्क्वायर बन सकता है, ये वाला फंक्शन ओमेगा नॉट स्क्वायर बन सकता है। ऐसे ये भी, ये जो है आपका ये ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, और ओमेगा आपकी जो है फोर्स जो आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपने हमें फोर्स लिया था ये वाला। तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी हैं जिनके कारण से आपका ये चीज आई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही केस आता है कि अगर डैम्पिंग बहुत स्मॉल हो, अगर डैम्पिंग स्मॉल होगी तो ये वाला फैक्टर गायब हो जाएगा आपका। अगर आपकी डैम्पिंग स्मॉल होगी तो वी कैन राइट इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप इसको करोगे तो बहुत सिंपल बन जाएगा, ओमेगा की फॉर्म में इक्वेशन इजी होगी, तो मैं उसमें लिख रहा था, बट लिख सकते हो आप इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, अगर हमारी डैम्पिंग स्मॉल हो, है ना, तो ये फैक्टर गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फैक्टर बचता है आपका नीचे ये वाला। इस फैक्टर में दो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट और ओमेगा। अगर ओमेगा नॉट और ओमेगा बराबर हो गई मान लो, तो एम्पलीट्यूड हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। अगर ओमेगा नॉट और ओमेगा बराबर हो गई, यानी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी लगा रहा है, अगर वो मैच कर गई तो हमारा एम्पलीट्यूड विल बी वेरी हाई। ठीक है, उस केस में बॉडी ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल ये है अर्थक्वेक आया, अगर अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्डिंग की, जो आपकी बिल्डिंग है या कोई भी ब्रिज है या कोई भी और स्ट्रक्चर है, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वाइब्रेट कर सकते हैं, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे हमने पेंडुलम की निकाली, स्प्रिंग की निकाली, ऐसी बिल्डिंग की भी हो सकती है। अगर बिल्डिंग की, और कई सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, उसमें बिल्डिंग में ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी केस हो सकता है। अगर बिल्डिंग में वो फ्रीक्वेंसी और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो एम्पलीट्यूड विल बी वेरी वेरी हाई,
इन दैट केस एम्पलीट्यूड विल बी वेरी वेरी हाई और बिल्डिंग ब्रेक हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक इसमें एग्जांपल दिया जाता है बहुत कॉमन कि जो ब्रिज होता है, जो पहले ब्रिज होते थे ना कमजोर वाले झूले वाले टाइप के ब्रिज, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की। तो जब हवा चलती है या अर्थक्वेक आता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से, तो उसमें जो वाइब्रेशन होंगे बहुत ज्यादा होंगे, ब्रिज टूट सकता है। एक एग्जांपल ये दिया जाता है। एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि जो सोल्जर होते हैं वो मार्च करते हुए जाते हैं, तो उनको एक फ्रीक्वेंसी से मार्च करते हैं वो, अगर वो पुल के ऊपर से जाएंगे, वो झूले वाले पुल के ऊपर से, और उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गई, तो उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो सकते हैं, झूले वाला पुल टूट सकता है। इसलिए उनको झूले वाले पुल से मार्च करने के लिए मना किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं जब आपका ओमेगा नॉट और ओमेगा आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड विल बी वेरी वेरी हाई। तो वो केस एक होता है, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। अभी उसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं अगर हमारी फ्रीक्वेंसी उसके पास नहीं है, दूर है फ्रीक्वेंसी, मान लो ओमेगा नॉट और ओमेगा बराबर नहीं है, तो वी आर सेइंग व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज, ये पहला केस है हमारा, एंड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी is far from natural frequency। अगर हमारी ये फ्रीक्वेंसी फार फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, तो हमारा जो है बी वाला फैक्टर तो नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा जो फैक्टर बचेगा केवल ये वाला फैक्टर बचेगा। तो यू विल गेट दैट एम, आपका जो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर बचेगा वो आपका, यानी एम्पलीट्यूड जो बचेगा आपका, क्या बचेगा, एफ नॉट डिवाइड बाई वाला फैक्टर गायब हो गया, इसका रूट ले लो, अंदर वाले का रूट, अंदर वाले का जो रूट आएगा वो हमारा आ जाएगा, कितना बचेगा, 4 पाई स्क्वायर एम और म्यू नॉट स्क्वायर म्यू स्क्वायर, यानी कि बचेगा 4 पाई स्क्वायर एम म्यू नॉट का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। दिस इज द एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ फर्स्ट केस, अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है डैम्पिंग स्मॉल है और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा दूर दूर है। अगर ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी क्लोज हो गई आपस में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो फिर आपका केस फिर जो है गड़बड़ हो सकता है। उस केस में आपका केस गड़बड़ हो सकता है। तो अगला केस देखते हैं। लेकिन हम केस ये मान लेते हैं अगले वाले में कि मान लो डैम्पिंग है वहाँ पे। अगर डैम्पिंग है, दूसरा केस ये है कि डैम्पिंग तो है, लेकिन आपकी दोनों फ्रीक्वेंसी जो है, बी केस है, इफ डैम्पिंग इज प्रेजेंट एंड जो म्यू है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट है, अगर ये आपस में बराबर हो जाए, अगर ये आपस में बराबर हो जाए तो ये फैक्टर लगभग जीरो हो जाएगा और आपका फैक्टर केवल बचेगा 4 पाई म्यू बी वाला। तो आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा एफ नॉट बाय 2 पाई म्यू बी, आपका ये एम्पलीट्यूड आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये डैम्पिंग पे डिपेंड करेगा, जितना डैम्पिंग ज्यादा होगी उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। तो अगर आप देखें इसका ग्राफ, अगर आप जो है ग्राफ बनाएं इसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, म्यू बाय म्यू नॉट का, जबकि म्यू बाय म्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो जाती हैं, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी म्यू बाय म्यू नॉट की। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी तो उस टाइम हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बहुत हाई होता है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। एम्पलीट्यूड हमारा जैसे से एक 1 की तरफ जाओगे आप, म्यू बाय म्यू नॉट को एक्सटर्नल फोर्स की और इंटरनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेंगी, तो ग्राफ विल बी, एम्पलीट्यूड विल बी हाई। अभी डैम्पिंग पे डिपेंड करेगा कितना एम्पलीट्यूड होगा, तो डिफरेंट डैम्पिंग पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है, तो इट विल बिकम लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और अगर, ठीक है, ये अलग अलग डैम्पिंग पे हैं। इस केस में ये मैक्सिमम डैम्पिंग का केस है, और ये वाला केस मिनिमम डैम्पिंग है, लेस डैम्पिंग बोल सकते हो, और ये केस है बिल्कुल जीरो डैम्पिंग अगर हो जाए, डैम्पिंग फोर्स आपका जीरो हो जाए और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाए, तो इस केस को हम बोलते हैं, ये केस हमारा जो है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती हैं,
उस केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमारा जो होता है, रेजोनेंट ऑसिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? when the frequency of external periodic force matches with the natural frequency of the body performing SHM, then amplitude of SHM becomes very high. This condition is called resonance, and oscillations are called resonant oscillations. इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ओके, ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा वो ये पढ़ा, अनडैम्प्ड क्या होते हैं और इनकी इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। एक एग्जांपल है या क्वेश्चन भी मान लो, एग्जांपल मान लो, जो भी मान लो। ऐसे एग्जांपल है कि इलास्टिक रॉड टाइप की है और इसको जो है हम बार बार ऑसिलेट करा रहे हैं। इसमें पेंडुलम लगे हुए कई सारे, किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है, और इन दो पेंडुलम की लेंथ बराबर है आपस में। और इस रॉड को हम यहाँ से हुक करा हुआ है और इसको हम बार बार ऑसिलेट करा रहे हैं, उन्हें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं बार बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रॉड ऑसिलेट, पेंडुलम ऑसिलेट करने लगेंगे सारे। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि हम रॉड को नहीं घुमा रहे, मान लो हम इस पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हैं सपोज। ठीक है, तो इस वाले पेंडुलम को जब ऑसिलेट कराएंगे तो ये रॉड आपकी ट्विस्ट करेगी थोड़ा सा, तो ये बाकी पेंडुलम भी ऑसिलेट करने लगेंगे। अब इस पेंडुलम को बार बार ऑसिलेट करा रहे हैं, इसकी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है उसी से ऑसिलेट कराने पे लगे हैं इसे बार बार। ठीक है, तो कौन सा वाला पेंडुलम सबसे ज्यादा ऑसिलेट करेगा, कौन से वाले पेंडुलम सबसे ज्यादा ऑसिलेट करने लगेगा? तो इसमें जो क्या होगा बताओ, कौन सा करेगा? इसमें रेजोनेंस किसके बीच में होगा? ए के साथ कौन रेजोनेंस में आएगा? डी। ए के साथ डी रेजोनेंस में आएगा, क्योंकि डी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ए की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो आप जब ए को ऑसिलेट कराओगे उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो डी की मैच कर जाएगी, बी की मैच नहीं करेगी। बी जैसे ऑसिलेट करने लगेगा, आप बाहर से ए को जो है कुछ और फ्रीक्वेंसी से मैच करा रहे हो ऑसिलेट, तो फिर बी जो है उससे मैच नहीं करेगा, लेकिन ए और डी मैच कर देंगे आपस में। तो हो सकता है ए और डी का जो ऑसिलेशन है काफी ज्यादा हो सकता है। तो ए और डी का जो ऑसिलेशन होगा उसे हम बोलेंगे रिजोनेंस ऑसिलेशन। ये दोनों आपस में रिजोनेंस में होंगे। A and D, yeah, D will have very high, we can say D will have very high
ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, तो now we can say D will have very high amplitude. इनफैक्ट जो D का ऑसिलेशन होगा और जो A का D और A का जो होगा, A और D को तो बोल सकते हैं कि A और D तो जो है वो नेचुरल ऑसिलेशन करेंगे क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। बी की अगर लेंथ मान लो थोड़ा सा ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं ए और बी जो है इनमें रेजोनेंस बोल सकते हैं, बी में भी रेजोनेंस हो सकता है कि अगर बी की लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है ए से, मान लो इफ ए है, इनकी लेंथ अगर बहुत आपस में वो है, पास पास है, तो वी कैन से इन दोनों में रेजोनेंस हो सकता है। एंड जो ए और सी है, आप ए को ऑसिलेट करा रहे हो, सी की फ्रीक्वेंसी और ए की फ्रीक्वेंसी में कोई मैच नहीं है आपस में, बहुत दूर दूर है, तो ये ऑसिलेट तो करेंगे लेकिन इसे फोर्स ऑसिलेशन बोल सकते हैं। इसको हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं कि ए और सी में जो ऑसिलेशन होगा दैट विल बी द फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, डी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डी जो है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर जाएगी उससे, ए से। क्लियर? सर यस सर। बोलिए। सर रेजोनेंस का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन्फिनिटी होता है? अगर डैम्पिंग जीरो हो जाए तो इन्फिनिटी होता है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हमारी थ्योरी पार्ट ओवर है। इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बेस्ड, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन पे बेस्ड हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको देखते हैं। जो हम एनर्जी मेथड की बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि एनर्जी मेथड होता क्या है, उसके कुछ क्वेश्चन उससे ट्राई करने की कोशिश करते हैं फिर। तो एक आधा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा था एक बार कि अगर आपका डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी बेसिक क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो पार्टिकल अगर मास m है और एक स्प्रिंग से अटैच है, मास m और स्प्रिंग से अटैच है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है आपका, और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है। कितनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी? ओमेगा नॉट। ठीक है, अब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया जो प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो आपने ये लगाया, ये है, तो ये बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का x, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल। ए ऑप्शन है m बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बी ऑप्शन है 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सी ऑप्शन है 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। डी ऑप्शन है m बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें डैम्पिंग तो लेंगे नहीं हम लोग, बिना डैम्पिंग का केस है ये। तो बिना डैम्पिंग के केस में अगर हम देखें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आती है, अगर इसको डैम्पिंग को जीरो मान लें यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा हमारा? दो बार रूट ले लीजिए, क्या आंसर आएगा? देखो इससे कंपेयर करके ये क्वेश्चन आपके पास क्या आंसर आना चाहिए।
इसमें अगर b को 0 पुट कर दें तो क्या आंसर बनेगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। m भी आएगा ना, f नॉट। यस सर। अपॉन में ठीक है। क्या क्या बड़ा आंसर फिर? कौन सा ऑप्शन आया? बी। बाकी लोग क्लियर है? बी आएगा आंसर। सर एक बार बता दीजिए। ये था ना आपको इक्वेशन, ये बनी थी ना फाइनली। इसने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया जो कि ओमेगा के प्रोपोर्शन है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था ये वाला। इसमें ये क्या, आप उसको क्या लिख सकते हो? इसको ओमेगा टी बोल सकते हो। ये ओमेगा टी है एक्चुअली, तो कॉस ओमेगा टी था ये। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी? ये बनी थी फाइनल इक्वेशन हमारी, एम्पलीट्यूड इक्वल टू एफ नॉट दिस थिंग। ठीक है। अब सही है, जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो रूट में भी है और उसके ऊपर पावर 1/2 भी है। एक ले लो, कोई भी एक ले लो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में डैम्पिंग की बात नहीं की गई, तो हम डैम्पिंग वाला फैक्टर को 0 मान लेंगे, इस वाले फैक्टर को। तो आपका जो बचेगा फैक्टर वो केवल ये बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ दिस मच थिंग। तो ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 4 पाई m इंटू म्यू नॉट का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है। और उसको जब आप ओमेगा की फॉर्म में लिखोगे तो आपका ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज़ आपकी, सॉरी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्म बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। ओके सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार कि फॉर अ डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन दी हुई थी आपको पूरी, और फिर बोला था कि फॉर अ डैम्प एचएम इक्वेशन इज m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है डैम्प के लिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देन ओमेगा इज, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। ऑप्शन था ऐसे, k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m का स्क्वायर का अंडर रूट, बी ऑप्शन k बाय m माइनस बी बाय 4m का पावर 1/2, सी ऑप्शन k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m का पावर 1/2, डी ऑप्शन k बाय m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर एक में k बाय m का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, ए और सी ऑप्शन सेम होगा। ए और सी ऑप्शन सेम है। एक मिनट में फर्क क्या दिया हुआ है? बी बाय 4m, यहाँ पे ए और सी ऑप्शन, ए और सी में बी स्क्वायर बाय 4m का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ पे m है। ओमेगा क्या आया था हमारा यहाँ पे इस केस में? k बाय m का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर का रूट। नहीं, ये आया था ना, k बाय m आया था, k बाय m का रूट माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। k बाय m का स्क्वायर थोड़ी होता है। अगर आप k बाय m का स्क्वायर लोगे तो जब डैम्पिंग 0 हो जाएगी तो उस केस में ओमेगा आपका k बाय m आ जाएगा सीधा। ओमेगा यस सर, यस।
के बाय एम थोड़ी होता है हमारा ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है हमारी के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो कौन सा इक्वेशन बनती है, के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। तो ये वाली बनेगी मेरे ख्याल से, ये आंसर होना चाहिए इसका। सही कैसे आया? ये हमारा ये वाला था ना जो हमने ड्राइव किया था यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन थी हमारी एम्पली के केस में। तो ये तो बना था हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, ये तो आई थी के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m का स्क्वायर। इस वाले केस के लिए हमने निकाला था जो फाइनली, तो ये बना था ना हमारा ओमेगा डैश। तो के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर, कौन से ऑप्शन है, के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है। सही एज्यूम करा था हमने मतलब सर, ओमेगा की वैल्यू एज्यूम कर रही है। यहाँ पे मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके सर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मैंने सॉल्व आप कर सकते हो मैथ्स में है तो आपको तरीका होगा मैथ्स में करने का, उससे कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो एटलीस्ट सॉल्व। तो उससे हमारी जो इक्वेशन आएगी वो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, मैंने यस सर। इसका सॉल्यूशन ये आएगा और इसमें जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है मैंने चीजें क्या क्या होती है किसमें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो कॉमन आते हैं इस टाइप के आते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड oscillation becomes half in 1 minute. So the amplitude after 3 minutes will be 1 by x times the original amplitude. Then x is A option 2 into 3, B option 2 की power 3, C option 3 की power 2, D option 3 into 2 की power 2. ऑप्शन बी।
बी आ रहा है, एक मिनट चेक कर लूँगा। 29 का आंसर दिया है यस बी, बी फॉर बॉम्बे। आया बात लोगों का? बी टी बाई 2m आता ना हमारा एम्पलीट्यूड, x इक्वल टू x नॉट बी टी बाई 2m, उसको यूज करना है हमें। ये आ रहा था ना, यहाँ पे b और m तो कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट x इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस के टी, कांस्टेंट मान सकते हो या सी टी मान सकते हो। इससे देखो क्या बनेगा। निकला बाकी लोगों का? e की पावर माइनस के टी है ना, टाइम पुट करके देखो, एक बार 1 मिनट पुट करो, एक बार 3 मिनट पुट करो। वन मिनट पे क्या इक्वेशन बनेगी? 1 मिनट पे बोला है कि 1/2 टाइम्स हो गया, तो ये x नॉट बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू x नॉट e की पावर माइनस के इंटू 1, और ये बोल रहा है कि 3 टाइम में इतना हो गया, 3 मिनट में इसको इक्वेशन ये बना सर आ गया। आ गया। 3 मिनट में इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी x नॉट बाई एक्स। वैसे देखो सॉल्व करके क्या बनता है। ऐसा लोग आंसर एक मिनट।
सर बी ऑप्शन है। हाँ बी ऑप्शन है। ओके सर आगे। आ गया। ओके ठीक है, सब लोगों ने निकाल लिया ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यस सर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारा देखो, अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ये हो गया इतने मिनट में इतना हो गया, तो हम सीधा ये यूज कर सकते हैं e की पावर माइनस के टी वाला डायरेक्ट, क्योंकि आपका बाकी सब कांस्टेंट है। इसको आप और ढंग से समझोगे 12th क्लास में। 12th क्लास में आपका ना रेडियो एक्टिविटी आएगा। रेडियो एक्टिविटी में इक्वेशन ऐसी बनती है हमारी। तो रेडियो एक्टिविटी में आपकी इक्वेशन बनेगी ऐसी बनेगी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट e की पावर माइनस के टी। तो कई बार आप क्वेश्चन, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसे में क्या करना होता है। और सिमिलरली एक क्वेश्चन आपकी बनेगी केमिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वहाँ पे, आई थिंक 12th क्लास में हो। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका ऐसी इक्वेशन बनेगी बार बार, तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है। एक्चुअली ये लोग वहाँ पे ना लैम्डा यूज करते हैं, ऐसे बनती है इक्वेशन, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट या ए इक्वल टू ए नॉट। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, लैम्डा टी। लैम्डा क्या होता है वो आप देखोगे, उसका लैम्डा का मतलब क्या होता है एक्चुअली, वो आप जब पढ़ोगे टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। हर एक कॉन्स्टेंट होता है। और ए इक्वल टू ए नॉट माने आप, इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव जो सैंपल होता है ना, तो एक रेडियो एक्टिव सैंपल वो जो डिके करता है रेडियो एक्टिव सैंपल, तो उसमें मान लो इनिशियली ए नॉट न्यूक्लियाई है, तो टी टाइम बाद कितने बचेंगे, ए बचेंगे। और ए कितने होंगे, ए नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये वैल्यू आपकी घटती जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी आएगी ना, ए नॉट बाई ए की पावर लैम्डा टी। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू घटती जाएगी, और फाइनली टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सैंपल का ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ तो ऐसे बनेगा। तो ये आप जब 12th पढ़ोगे ढंग से समझ जाओगे इसको। तो इसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं, लैम्डा को डिके कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब आप ये समझ जाओगे डिके कांस्टेंट का फंडा, तो आप फिर ये चीजें भी आराम से कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब पार्टिकल है, उसका मास है 200 ग्राम, इज डूइंग SHM, doing SHM under a spring force. Spring constant is 90 Newton per meter and damping coefficient is 40 gram per second. Calculate the time elapsed for the amplitude to drop to half of the initial value. Given that ln 1 by 2 is minus 0.693। ln पढ़ लिया आप लोगों ने, लॉग। यस सर। तो ये लॉग जो है बेस ई वाला लॉग होता है, एक लॉग 10 वाला होता है, एक ई वाला होता है। तो ये ln जो है लॉग ई वाला है। इसकी वैल्यू इतनी आपको ये वैसे याद भी होनी चाहिए। अब जब क्वेश्चन करोगे 12th क्लास में तो आपको याद हो जाएगी वैल्यू। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कितने टाइम में अपनी हाफ वैल्यू पे आ जाएगा। ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं। ऑप्शन ए। 7 सेकेंड्स सर अप्रॉक्स। अप्रोक्सीमेटली। चेक करता हूँ। हाँ करेक्ट है।
एक मिनट 7 8 क्वेश्चन इसका भी ए है, सही है। 7 सेकंड। इक्वेशन आपकी वही है फिर दोबारा, x इक्वल टू एक्स नॉट ए की पावर माइनस बी टी बाई 2m। और ये हाफ करना है आपको एम्पलीट्यूड। तो 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लोगे, तो ये गायब हो जाएगा। देखो क्या आंसर आता है। So A आ रहा है 7 सेकंड, यस करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स। करेक्ट है। डन सर। डन, ओके। 7 सेकंड आएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, ये पूछा था इसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो, इस क्वेश्चन में। डन सर। डन। कितना आया टाइम पीरियड? 7 आ गया। अच्छा ये वाला, हाँ ये तो ठीक है। टाइम इज बिकॉज द एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू द हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। इस क्वेश्चन में ही अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.29 सेकेंड। करेक्ट, 0.3 दिया हुआ है यहाँ पे। इसके लिए हिंट ये आपका जो ओमेगा डैश होता है वो होता है आपका रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, है ना। बी बाय 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप याद रखने के लिए, बी बाय 2m का फैक्टर बार बार आएगा ये। तो ये आपका होता है ओमेगा डैश। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे के बाय एम कितना है। हो सकता है आप अप्रोक्सीमेशन कर पाए कोई, अगर ये छोटा है बड़ा है तो आप नेगलेक्ट कर पाए। तो पहले के बाय एम की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आ रही है। सर आंसर क्या है? 0.3। 0.3 आंसर, है ना। तो उसको देखो के बाय एम की वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी कितनी आ रही है। इसमें से हो सकता है किसको नेगलेक्ट कर पाओ तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। और अगर दोनों आसपास होंगी तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। सर ऐसा आ रहा है 2 पाई/√450। 450 1 by 450 1/450 फिर 2 पाई बाय रूट 450 की अंडर रूट में होगा। 2 पाई अंडर रूट 450 बोल रहे हो? 2 पाई अंडर रूट 1 by 450। यानी कि इतना, ये कितना आ जाएगा? 450 का अंडर रूट कितना आएगा? लगभग 15, 16, 20, 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? लगभग 21 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 21.1 मान लो, लगभग कितना बनेगा आपका? लगभग 10, हाँ आ जाएगा लगभग। सही है, आई थिंक इतना ही ऐसे सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे आपका जो के बाय एम मेन ये फैक्टर होगा, के बाय एम के कारण आ रहा होगा। के बाय एम की जो वैल्यू आ रही होगी ये 450 आ रही होगी, यस सर। है ना। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है तो बहुत कम आ रहा होगा, 0.1 आ रहा होगा, 0.01। 0.01 आ रहा है। तो ये 450 आएगा तो अंडर रूट में पुट करेंगे तो टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाय अंडर रूट 450 आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच। ठीक है, तो आई होप डैम्पिंग वाला क्लियर हो गया सबको कि डैम्पिंग वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, मैंने जो यस सर। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है कैसे करने हैं, डैम्पिंग वाले या फोर्स वाले, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी वाला पार्ट ही ओवर है पूरा। तो आप कुछ क्वेश्चन और जो हमारे बच्चे थे हम रिवीजन कर लेते हैं, कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और अब तो प्रैक्टिस करनी है, आपको जितनी मर्जी कर लो। तो हम एक एनर्जी मेथड की बात कर रहे थे, बार बार जो बीच में डिस्कशन चल रहा था, होता क्या एनर्जी मेथड। एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है। तो एनर्जी मेथड क्या होता है? एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जैसे मान लो सिंपल सिस्टम लेता हूँ, पहले मैं ये स्प्रिंग सिस्टम है और ये ऑसिलेट कर रहा है सपोज, ठीक है। इसमें मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड वैसे कितना आता है? 2 पाई रूट एम बाई के आता है। और हम लोग निकालते कैसे थे? हम पहले इसको डिस्प्लेस करते थे, वहां से फोर्स निकालते थे, फोर्स को फिर उससे एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन से ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करते थे ना हम लोग। पहले फोर्स निकालते थे, फोर्स से फिर हम एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर उससे ओमेगा आता था, फिर उससे टाइम पीरियड आता था। ऐसे करते थे हम लोग ना, ओमेगा स्क्वायर आता था फिर टाइम पीरियड आता था। तो ट्रेडिशनल मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड था ये। फोर्स मेथड में क्या करते हैं हम लोग? इसकी एनर्जी लिखते हैं। तो हम किसी पॉइंट पे इसकी एनर्जी लिखते हैं। तो मान लो आपने इसको डिस्प्लेस किया हुआ है और ये मान लो ऑसिलेट कर रहा है अभी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट अपनी मेन पोजीशन से मान लो एक्स है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसमें एक तो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगी क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो रखा है, तो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर।
दूसरी एनर्जी जो होगी इस ब्लॉक में होगी क्योंकि मूव कर रहा होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी एक। उसमें दो एनर्जी होंगी ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम में। अब जब ये ऑसिलेट करेगा बार बार तो ये दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। अगर इन दोनों एनर्जी का सम हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिपेटिंग फोर्स नहीं है, तो एनर्जी का सम इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट डीई बाय dt is 0 because E is constant. E is constant, तो इसको 0 लिख सकता हूँ मैं। इसको 0 करूँगा तो क्या आएगा ये? दिस इम्प्लाइज दैट इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे 1/2 kx यानी 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी हमारा v हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, प्लस हाफ m v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इक्वल टू 0। इससे ये आया, हाफ को मैं काट लेता हूँ और क्या काट सकता हूँ, v को हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, मेरा ये बन गया 2kx, 2 भी कट सकता है वैसे, अगली बार काट लेते हैं, 2kx प्लस 2mv इक्वल टू 0। यहाँ से ये भी कट गया, सॉरी ma, v तो कट ही गया था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ma इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ से फिर वही आ गया a इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। तो फिर आप वो कंपेयर करोगे ओमेगा स्क्वायर और फिर t, ठीक है। तो यहाँ पे तो बड़ा लग रहा है मेथड, यहाँ पे लग रहा है वाला मेथड आसान था जो हमने पहले किया था, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करोगे, जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए थे डिस्क्रिप्ट वाले, इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे एनर्जी मेथड जो है जल्दी आंसर दे देता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एनर्जी मेथड इज मोर यूजफुल। हमें करना क्या है, टोटल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की और उसको फिर हमें डिफरेंशिएट करके 0 करना है, तो वहां से फिर हम एक आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका रोलिंग हो रहा है, कुछ और हो रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, देखो ट्राई करके अगर हो पाए। अभी आईआईटी का क्वेश्चन है ये पुराना, ये एक सिस्टम है, स्प्रिंग से अटैच है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मास है, जो एक गोल दिख रहा है आपको, इसका मास m है, अटैच है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से, और ये कर रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k है, k जो है हमारा दिया हुआ है 3 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये कह रहा है सिस्टम इज रिलीज्ड when spring is stretched by 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर, तो आपको बताना इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन कितना होगा। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेच कितना किया हुआ था, एक्चुअली और चीज़ें पूछ रहा है, इसमें मैं आपसे पूछ नहीं रहा, उसने पूछा था कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो इक्विलिब्रियम से पास करेगा। आप अभी टाइम पीरियड निकाल लो, बाकी ये होमवर्क में निकालना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप अभी सी पार्ट निकाल लो बस, टाइम पीरियड मास क्या दिया इसका ऑफ ऑसिलेशन। इसका आंसर एम की फॉर्म में निकाल लो, मास इसका दिया हुआ है, मास में देख बताता हूँ, बस इसका जो आंसर टाइम पीरियड दिया हुआ है वो एम की फॉर्म में पूछा था मेरे ख्याल से आईआईटी ने भी। इसमें एम ले लो आप, इनमें कितना दिया हुआ है,
2 pi√m/2। क्या चीज? ऑसिलेट टाइम पीरियड? यस सर, अगर k की वैल्यू डाल देंगे तो के की फॉर्म में कितना आ रहा है? 3m/2k। करेक्ट करेक्ट। मास 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 नहीं दिया हुआ उन्होंने। मास रोटेशन विदाउट टाइम ही सॉल्व किया है उन्होंने। देखो विदाउट टाइम कर सकते हैं कैसे? क्योंकि हमारा वो है ना यहाँ पे एक्चुअली रोलिंग हो रहा है एक तो, और आपको एक पर्टिकुलर जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, तो आई थिंक उसके बिना हम कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे को काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे रोलिंग में। बिना एम के करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लोग ये निकालो सी पार्ट, देखो क्या आ रहा है सी पार्ट। तीन तरह की एनर्जी होंगी इसमें, एक तो स्प्रिंग की एनर्जी होगी, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। तीनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए। उससे देखो क्या इक्वेशन बनेगी, हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का सम इज कांस्टेंट। इनका सम कांस्टेंट आना चाहिए, तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, देखो क्या इक्वेशन बनती है। करिए आप लोग, मैं 1 मिनट ज्वाइन करता हूँ आपको। आया किसी का? सर ए पार्ट का 1.25, बी पार्ट का 0.15। हाँ 1/16 और 1/32 आ रहा है। यस सर। रोटेशन 1/32 आ रहा है, और ट्रांसलेशन दिया हुआ 1/16 जूल। यस सर। ठीक है,
ऑन डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट 1/2 तो सारे कट ही जाएंगे, पहले काट देता हूँ। 2kx इंटू वी हो जाएगा प्लस 2mv इंटू ए हो जाएगा प्लस 2i ओमेगा इंटू एल्फा हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर दोबारा 2 काट दो। एल्फा को हम लिख सकते हैं a/r, ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। v कॉमन आ जाएगा तो v कट जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से v तो गायब हो जाएगा। देखो फिर a वाली टर्म एक तरफ ले आओ सारी, बाकी टर्म एक तरफ ले आओ। जल्दी बताओ फिर टाइम पीरियड कितना आ रहा है, फाइनल आंसर ये आना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर है, mr²/2 ले लेंगे इसका इनर्शिया। आया बाकी लोगों का? जल्दी करो क्वेश्चन। भूल गए क्या रोटेशन मोशन सब लोग? अब तो प्रैक्टिस है आप लोगों की, जितना प्रैक्टिस करोगे अब तो सारे प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन होते रहेंगे बस आपके। आपने मुझे ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन दिया था यार, मैं कर नहीं पाया अभी तक, तो मैंने सोचा नहीं अभी इसको। आप ग्रुप, हमारा ग्रुप बना हुआ है इंजीनियरिंग का टेलीग्राम पे? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे है, तो उस पे पर टेलीग्राम पे है। एक बार क्वेश्चन ये वाला उस पर आप लिख देना, ठीक है? या मैं उसमें सॉल्यूशन डाल दूंगा। क्या नाम है ग्रुप का हमारे? टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? 11th फ्यूचर इंजीनियर्स। फ्यूचर इंजीनियर वाला है आपका? अच्छा, वो तो हमारा मैंने आपके बैच का ग्रुप है वो, या कॉमन ग्रुप है वो? ये तो बैच का कोई नहीं है सर। बैच का नहीं है नहीं। अच्छा, आप एक बार ना मैडम को बोल देना, जो आपकी मैडम को करते हैं पैसे, तो ग्रुप बना देंगे आपको, आप उसमें क्वेश्चन डाल देना ये वाला, या मैं भी सॉल्यूशन उसमें बना के डाल दूंगा ये वाला। जो काइनेटिक एनर्जी का आपने पूछा था ना अभी कि सॉरी ये वाला एसएचएम एडियाबेटिक वाला, तो मैं उसको एक बार सॉल्व करके डाल दूंगा उसमें। चलो बाकी लोग ये निकालो तब तक। ऐसा अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में हो रहा हो तो कैसे करेंगे एनर्जी से? इलेक्ट्रोस्टैट में हमारी एनर्जी होती है ना, जो हमारी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना आपकी। ऐसा पर आ नहीं रहा था मेरा उससे। किसका चार्ज का ऑसिलेशन होता? यस सर, पॉइंट चार्ज थे 2 और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा था। अगर उसको हॉरिजॉन्टली भी या वर्टिकली कैसे भी उसको थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम करेगा। हाँ बिल्कुल। फोर्स से तो हो गया था, पर एनर्जी से कैसे करेंगे? क्योंकि जब मेन पोजीशन पे वहां पे दोनों तरफ से पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक्सट्रीम पे उसके पास, और उसमें मेन के पास उसके वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ तो यस सर, तो के Q1 Q2 बाई आर से कर लेंगे इसको। इससे क्या बोल रहे हो आप? इसका आंसर नहीं आ रहा हमारा? नो सर, नहीं आ रहा, ठीक है। मैं दोनों को करता हूँ, आप एक बार ना ग्रुप के लिए मैडम को बोल देना, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा दोनों आंसर ही बना के। एनर्जी मेथड से कैसे होगा, हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, करना तो यही पड़ेगा। आपकी काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी, दो एनर्जी होंगी यहाँ पे। यस सर, पर उसमें एम्पलीट्यूड कैंसिल नहीं हो रहा था पूरी तरीके से, मतलब ए स्क्वायर आ रहा था और ए भी आ रहा था। ए नहीं आना चाहिए, ए स्क्वायर तो कट जाएगा, v इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से। अच्छा, ए नहीं एक ए रह जा रहा था फिर भी डिग्री 1 में। मैंने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था या एक्सेलरेशन का स्क्वायर? सर हाफ मेन पोजीशन पे उस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। और मेन पोजीशन पे v होता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा तो v स्क्वायर को ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, पर उधर की साइड में एक टर्म में ए स्क्वायर रह रहा था, 1 डिग्री इक्वेशन बन रही थी वो। अच्छा,
ये डिस्टेंस एल है, ये एल है, ये एक्स आपने डिस्प्लेस कैसे लिया होगा आपने, इसकी इक्वेशन होगी हाफ सर वी स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो Q1 Q2 इक्वल है। इक्वल है, ओके। ऐसा कुछ बनेगा, ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 आ रहा है ये। तो इसमें पहले तो आपको एक्स, एल आपका बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, तो एक्स बाय एल को बाहर ले लेंगे, पहले एल को बाहर ले लेंगे, सॉरी। तो ये 2k क्यू स्क्वायर एल आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय एल का होल स्क्वायर पावर 1/2 और हाफ एम बी स्क्वायर। फिर इसको बाइनोमियल से खोल लो, तो 1 प्लस 1/2 एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनना चाहिए ये, है ना। फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होगा। आपने क्या ऐसे कुछ किया था या कुछ और में ट्राई करे थे आप? यस सर, पर अगर हम ऐसा कर दें कि क्योंकि एसएचएम में तो हर पॉइंट पे एनर्जी बराबर होती है और सबसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टू ट्वाइस इनटू, अगर डी डिस्टेंस पे थे वो 2 चार्ज और बीच का जो चार्ज था तो वो d/2 हो जाएगा। तो के आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाह रहे हो डायरेक्ट? यस सर। मैंने आप डिफरेंशिएट भी नहीं करना चाह रहे, आप डायरेक्ट ही कंजर्वेशन एनर्जी से आंसर निकालना चाह रहे हो, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ट्राई करके आपको एक बार दिखा दूंगा कि ऐसे ट्राई करके भी आंसर आना चाहिए। ओके सर। ये आंसर आ गया सब लोगों को? आ गया ये वाला टाइम पीरियड वाला? सर 2 पाई अंडर रूट एम आर स्क्वायर प्लस आई बाई के आर स्क्वायर आ रहा है। आई तो आई की वैल्यू पुट कर दो ना। आई तो हमारा कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर है ना, डिस्क हो गया ना ये, mr स्क्वायर बाय 2 हो गया आई तो। अब तो यार इजी था ना इसके बाद तो। इसके बाद तो क्या पुट करना था यहाँ पे, mr स्क्वायर बाय 2 पुट करना था बस आई को, और आर स्क्वायर तो था ही, ए था ही यहाँ पे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एम ए बाई टू, 3ma/2 हो गया ये। दिस इंप्लाइज दैट kx प्लस 3ma/2 इक्वल टू 0। बस यहाँ से सॉल्व करना था हमें, अब तो हो ही जाएगा आगे। 3m ये आ गया, 2kx आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम लोगे हो जाएगा। सर आ गया। आ गया, गुड। सब लोगों ने निकाल लिया मेरे ख्याल से। यस। ओके, तो एनर्जी मेथड समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, इसको ये वाले आंसर भी दोनों निकाल लेना एक बार, और क्वेश्चन को भी ट्राई करना एनर्जी मेथड से करने का। जो आपने किया ना, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना कि एनर्जी मेथड से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये वाला जो क्वेश्चन है तो ट्राई करना कि एनर्जी मेथड से सेम आंसर आ रहा है, कितना आंसर आया तो सही आया आंसर। एनर्जी मेथड से ट्राई करके एक बार देखो, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, तो किसी भी चैप्टर कर सकते हैं क्वेश्चन। अगली क्लास में ट्राई करते हैं शुरू से रिवीजन करने का, कुछ कुछ क्वेश्चन करने का, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।